हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब स्टार्ट करेंगे आपका ग्रेविटेशन का पार्ट 4। इसमें मचाएंगे पूरे तहलका और पढ़ेंगे क्या? केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशन के बारे में क्या क्या बताया था उन्होंने, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन क्या क्या बताया था, वो सारे बताएंगे तीनों लॉ। और साथ में चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक देना। ऐसे पढ़ाऊंगा ना, पूरे तहलके मचा दूंगा। फिगर के साथ पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। और तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं, देने का। फुल मस्ती में, व्यू आए ना आए, मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, पहला केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में पहला क्या है? पहला लॉ ये कहता है ना कि देखिए, सिंपली लैंग्वेज में समझिए, जितने भी बिहार बोर्ड, इंडिया एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट का जहां के भी बच्चे हो ना, सीधा समझो। देखिए, केपलर्स पहला लॉ ये बोलता है ना कि मान लीजिए आपका ना, जो आपका कोई प्लैनेट है, वो किस में मूव करता है? इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है कौन? प्लैनेट। और उसमें जो ना, दो फोकी होती है, दो फोकी होती है, जिसमें से कोई एक फोकस पे ना सन सिचुएटेड होता है। मैंने क्या बताया आपको कि प्लैनेट जो है ना, वो क्या करते हैं? इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं, और साथ में इसके पास दो फोकी होते हैं, जिसमें से एक फोकी पर ना आपका सन लाई करता है। अब बात करते हैं क्या लिख रखा है, बस यही है। प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल पाथ एंड सन सिचुएटेड एनी वन फोकस इन टू फोकस फोकी। मतलब सिंपल सा वही बात बोल रहा है कि प्लैनेट जो होता है इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, और सन जो सिचुएटेड होता है किसी एक फोकी पर सिचुएटेड होता है, दोनों में से किसी एक फोकी पर फोकस पे। और एनी वन फोकस इन टू फोकी, किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है दो फोकी में, ठीक है ना? तो यही बोल रहा है कि किसी एक फोकस फोकी पे सिचुएटेड होता है, फोकस पे सिचुएटेड होता है दो फोकी में से किसी एक फोकस पे आपका सन सिचुएटेड होता है। और जो प्लैनेट मूव किस पे करता है? इलिप्टिकल पाथ में। हो गया ना पहला। अब आओ फिगर ठोकते हैं सीधा। देखिए, आपका सन है, ये फोकस F1 पे, इसको मैंने सेंटर दे दिया। तो देखिए यहाँ पर इसमें सिचुएटेड है आपका सन, और ये प्लैनेट है। तो सन किसी दो फोकी है, मतलब फोकी इसलिए बोला क्योंकि दो है, तो फोकस का प्लूरल फोकी होता है। तो देखिए, एक फोकस दूसरा फोकस, तो किसी एक फोकस पे आपका सन सिचुएटेड होगा, बाकी क्या है? प्लैनेट जो है इलिप्टिकल पाथ पे रोटेट करेगा। फिगर से समझ लो, एक बड़ा सा फिगर बना दिया, गोल गोल अंडा, अंडा के बीच में दो फोकस है। फोकस में देखो, फोकस में सन रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। फोकस फोकस में, एक फोकस में सन लाई करता है, बाकी इलिप्टिकल पाथ में आपका क्या रोटेट करता है? प्लैनेट। फिगर से ठोक दो ना सीधा। अब आते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ को कैसे ठोकते हैं, आइए आइए। और ऐसे ताल का पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल टेंशन ना लेना। देखो, ये बोल रहा है कि सन एंड प्लैनेट्स स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि जितना आपका सन और प्लैनेट जितना एरिया कवर करेगा, दोनों का एरिया सेम होगा। कितने, कब? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब सन एंड प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया वो स्वीप करेगा, मूव करेगा, कितने? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब सेम टाइम लगेगा, जब जितना एरिया मूव हो, जितना एरिया लगेगा, उतना आपका टाइम इंटरवल उतना ही होगा। तो इसीलिए बोल रहा है स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। दोनों इक्वल एरिया स्वीप करेंगे, किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इतना तो आपको समझ में आ गया। सेकेंड लॉ सिंपल है भैया, बोलता है कि सन और प्लैनेट है ना, दोनों इक्वल एरिया स्वीप करेंगे, कितने में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सीधा ठोक देना। अब देखो कैसे, देखो यहाँ पर ये सन है और प्लैनेट है, तो देखो यहाँ पर जो एरिया लग रहा है ना, वो दो इस एरिया के बराबर होगा। इतना जो एरिया स्वीप हो रहा है, इतना जो एरिया स्वीप हो रहा है, वही इतना एरिया इसके बराबर होगा। इतना एरिया जो स्वीप हो रहा है इसके एरिया के बराबर होगा। इसलिए मैंने लिख दिया A1 इज इक्वल टू A2। पहला एरिया इज इक्वल टू दूसरा एरिया, कहानी खत्म। सेकेंड लॉ यही बोलता है, सन एंड आपका प्लैनेट जो होता है इक्वल एरिया स्वीप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहला लॉ ये बोलता है कि आपका जो कोई भी प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, उसमें मूव करता है, और सन जो होता है किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। बस इतना ही याद करना है। अब थर्ड पे बात करते हैं भैया। थर्ड तो बहुत ही सीधा ठोकना है। देखिए, थर्ड क्या बोलता है? थर्ड जो है ना, आपका बोलता है कि आपका जो रेडियस है ना, आपका रेडियस का क्यूब, मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का क्यूब, क्यूब ऑफ द प्लैनेट। मतलब टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब होता है। तो ये आप ध्यान में रखना है। कभी कभी रिलेशन ऐसे भी दे दिया जाता है
T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3/2, ये भी आपका सही होगा। कभी कभी आपको कंफ्यूज कर दे दिया जाता है, तो हमेशा याद रखना कि टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेडियस के क्यूब का। ध्यान में रख लेना थर्ड लॉ, तीनों लॉ को तो ठोक दिए। अब आते हैं ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भैया, आप बता सकते हो? वही पोटेंशियल एनर्जी, बस ग्रेविटेशन लगा है, वही हाइट की वजह से जो होता है, और इसमें जो ग्रेविटेशन लगा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बस इतना ही। अब देखो डिफिनीशन तो कुछ आएगा नहीं आपको, आपसे सीधा ठोकने के लिए बोलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे ठोकेंगे, इधर आइए। देखिए सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसका फॉर्मूला होता है GME। ये मास ऑफ अर्थ है, और उधर मास ऑफ किसी भी जिसके रिस्पेक्ट में लेंगे उसका मास बटा में आर होता है। याद रखना -GME/m/r। इतना तो समझ गए फॉर्मूला। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वही जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, विच अकर ड्यू टू द हाइट h। वही सेम एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जब इसमें ग्रेविटेशन लग जाए तो उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में सीधा ठोके जाते हैं, सीधा आपके पेपर में आता है, आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जेई तक के क्वेश्चन में आते हैं। क्या देखिए आपसे पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। जब भी पूछे आपसे पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या होगा, सीधा ठोक देना जीरो होगा भाई, जीरो। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर PYQ है, इसलिए ध्यान रखना है। सारे ऑब्जेक्टिव मैंने PYQ को एक साथ करके आपको दे रहा हूँ, तो याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अब वही बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट फिक्स्ड इज ऑलवेज। अगर पोटेंशियल एनर्जी एट फिक्स्ड, कहीं पे भी अगर पोटेंशियल एनर्जी फिक्स्ड है, कहीं पे भी फिक्स्ड है तो वो निगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी एट फिक्स्ड इज ऑलवेज, मतलब जहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी आपका फिक्स्ड है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ये निगेटिव हो जाएगा। अब थर्ड बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज, तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर बोल दिया फिक्स के सामने निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। मगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो याद रखना जीरो। ये जीरो भैया है, जीरो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI कर लो, स्टार लगा लो। आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है। जब भी कोई क्वेश्चन पूछे, हमेशा 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और दोस्तों ये क्लास 4th है, इससे पहले मैंने बेसिक से करते हुए सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूँ, और जैसे ही चैप्टर होंगे सीधा सीधा कम से कम 100-200 क्वेश्चन ठोक देंगे। इस पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा, सारे बता दूंगा, टेंशन ना लो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल हथौड़ा मार के ठोक के आना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करेंगे मेहनत पूरे दिल से, चाहे जिसको रोकना है रोक ले, करेंगे तो मेहनत पूरे दिल से। जय हिंद, जय भारत।